तेरी की। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी डेस्टिनी डिस्क फिर से अवशोषण द्वारा बेकार हो जाएगी, जिससे कालराज के दिल में एक झटका लगेगा। उसने जल्दी से 9 ड्रैगन स्तंभों की ओर देखा। यद्यपि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची, फिर भी उनमें सूक्ष्म परिवर्तन हुए जो ढहने के कगार पर थे तथा कल की आपदा को दोहरा रहे थे। यह आदमी डीन काल अपने बाल नोचने की कगार पर था। जो लोग जानते थे वे समझ गए कि वह ओरिजिन कोर असेसमेंट के लिए आया था। जो नहीं जानते थे वे सोच सकते थे कि वह जानबूझकर इस जगह को बर्बाद करने आया था। निराश होकर उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक और डेस्टिनी डिस्क उड़कर 9 ड्रैगन स्तंभों के बीच में जा गिरी। प्रतिस्थापन के साथ बेचैन आभा एक बार फिर से शांत हो गई। कल डिस्क खराब हो जाने के कारण मूल्यांकन समय से पहले ही समाप्त हो गया। इसीलिए उन्होंने नई दुर्घटना को रोकने के लिए तैयारी कर ली। ओरिजिन एनर्जी में ठहराव को महसूस करते हुए विपिन, जो ध्यान में था, ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने देखा कि सभी लोग एकत्रित थे। गहन चर्चा में ऐसा लग रहा था कि वे उसकी असामान्यता से अनजान थे, जिससे उसका तनाव कम हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनका लो प्रोफाइल वाला रवैया प्रभावी था। विनम्रता ही उनका आदर्श और सिद्धांत था, जो उनके हर काम में गहराई से समाया हुआ था। इसे बदलना मुश्किल था। ये जानते हुए कि विपिन वर्ल्ड स्टेबलाइज नहीं हुआ है, उसने आत्म प्रशंसा से परहेज किया तथा एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लग गया। एक बार फिर उसके सिर के ऊपर एक विशाल भंवर उभर आया। कालराज ने अपना माथा रगड़ते हुए उन शिक्षकों की ओर देखा जिनके चेहरे पर असहायता के भाव थे। वास्तव में यह आदमी बहुत असाधारण था। भले ही वे इसे स्वीकार न करना चाहें, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में सच्चाई को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता था। चलो इसे तब तक छिपाते हैं जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, अथर्वराज ने उनसे संपर्क करते हुए कहा। जब तक हम संभालते रहेंगे, एक उड़ते हुए ड्रैगन को सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक वह उथले पानी में है, हम उसे सहायता प्रदान कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह हमारी सद्भावना को समझे। कालराज ने सिर हिलाया। एक बार फिर अपने सामने खड़े राजा की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह शहर का राजा था, जबकि वह सिर्फ एक शिक्षक था। यही कद का अंतर था। ड्रैगन को अपने पास सीमित रखना सबसे बेवकूफी भरा कदम होगा। भविष्य के लिए निवेश और योजना बनाना दीर्घायु के मार्ग हैं। एक बार स्वीकार किया गया सबसे छोटा उपकार भी जीवन भर के लिए जड़ जमाए रखेगा। जब तक कि आपका सामना किसी ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति से न हो जो आपको बेकार समझकर त्याग देता हो। लेकिन अब स्थिति ने इतनी हलचल मचा दी है, हम इन शिक्षकों की जुबान पर लगाम लगा सकते हैं, लेकिन उनके सेवकों की नहीं। इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हुए कालराज ने सोचना बंद कर दिया और अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए दूसरी ओर देखा। गुलाम आंखें बंद करके ध्यान कर रही थीं, किसी भी विसंगति से बेखबर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे नोटिस नहीं करेंगे। एक बार जब वे नोटिस करेंगे तो विपिन की अद्वितीय प्रतिभा की खबर को छिपाना भी उतना ही असंभव होगा। निश्चित रूप से वे सभी को खत्म नहीं कर सकते थे। इसे छिपाना असंभव है, लेकिन हम टॉपिक बदल सकते हैं। अथर्वराज की आंखों में चमक आ गई।
ध्यान केंद्रित करें। कालराज हैरान था। हां, अथर्वराज ने सिर हिलाया। जब तक स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया जाता, तब तक यह जल्द ही ओरिजिन एनर्जी द्वारा दूषित हो जाएगी और दुनिया में फैल जाएगी। उस स्थिति में यदि मूल्यांकन के दौरान कोई समस्या आती है तो यह उत्तर दिशा से फैल रही है। इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह समझ में आता है। कालराज को अचानक एहसास हुआ, तुम्हारा मतलब है कि विपिन की स्थिति को एक खराबी के रूप में समझना। कालराज ने सिर हिलाया। यही, मैं इसकी तैयारी करूंगा। योजना को समझते हुए कालराज ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह 9 ड्रैगन स्तंभों के पास गया और उत्तर दिशा में स्थित एक स्तंभ को बलपूर्वक पकड़ लिया, जिससे वह थोड़ा झुक गया। हालांकि विचलन मामूली था, लेकिन स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा तेजी से और चमकीली हो गई। पलक झपकते ही यह घने कोहरे में बदल गई, जिसने विपिन को अंदर से घेर लिया। इस चमक ने उसके सिर के ऊपर के भंवर को भी अस्पष्ट कर दिया था, जो कुछ क्षण पहले 2 स्वामियों को चिंतित कर रहा था, लेकिन अब अदृश्य हो गया था। चलो, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो जाता। कालराज ने राहत की सांस ली। अब उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। अथर्वराज ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे कुछ कहने से परहेज किया। क्या हो रहा है? जब वे रणनीति बना रहे थे, विपिन, जो नीचे ध्यान मग्न था, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। इतना कोहरा, क्या यह हो सकता है? मैं बिना किसी की नजर में आए इसे आसानी से सो सकता हूं। पहले अपने लो प्रोफाइल नेचर के कारण उसने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, बाहरी लोगों द्वारा पता लगाए जाने के डर से। अब हर जगह कोहरा होने के कारण पूरी ताकत से भी उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। इस विचार से उत्साहित होकर विपिन ने अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लिया और विपिन वर्ल्ड और स्वर्ग की लाइब्रेरी को स्कैन करने लगा। विपिन वर्ल्ड अब हजारों पत्थर के खंभों के साथ खड़ा था, और जहां तक स्वर्ग की लाइब्रेरी की बात है, इसमें अब हजारों पुस्तकें थीं, जो अनगिनत तारों की तरह चुपचाप हवा में लटकी हुई थीं। चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर भंवर उभरा। पहले का घना कोहरा एक पल में ढह गया। उसके केंद्र में पागलों की तरह उसकी ओर बरसने लगा, जिससे उसका ध्यान भंग होने लगा। शानदार। फुल स्पीड से अब्जॉर्प्शन को महसूस करते हुए विपिन मदद नहीं कर सका, लेकिन विपिन वर्ल्ड और स्टेबल हो गई। यही मजेदार है। सहन करना सचमुच बहुत कष्टकारी है, उसने सोचा। इस बीच मंच से देखते हुए अथर्वराज के मन में एक विचार आया। लगातार इतना कुछ अवशोषित करने के बाद विपिन अपनी सीमा के करीब पहुंच गया होगा। वास्तव में कालराज ने सहमति जताई। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की मात्रा की हमेशा एक सीमा होती है। अब जबकि उसने 2 भाग्य डिस्क और 1 स्पिरिट सोर्स बैम्बू को अवशोषित कर लिया था, तो वह संभवतः उस सीमा तक पहुंच रहा था। उन्हें बस इंतजार करना था। एक बार जब वह ध्यान देना बंद कर देगा, तो किसी को भी कुछ गड़बड़ नजर नहीं आएगी। जब वे बातचीत कर रहे थे, तो अचानक सामने से एक भयंकर गर्जना की आवाज गूंजी, जिससे उनके कान झंझना उठे। चौंक कर उन्होंने ऊपर देखा। उन्होंने जो देखा, उससे दोनों गुरुओं की पुतलियां सिकुड़ गईं। लगभग उनकी आंखों में आंसू आ गए। विपिन, जिसने कुछ ही पल पहले एक भंवर बनाया था,
अब एक दिव्य आत्मा की तरह लग रहा था जो सभी दिशाओं को भयभीत कर रहा था। आसपास का कोहरा उसकी ओर पागलों की तरह बढ़ रहा था। उसकी ज्वार की आवाजें गूंज रही थीं। जब शांति होती थी तो वे अपनी आंखें न खोलकर छिप सकते थे। अब वे इसे कैसे छिपा सकते थे? इसके अलावा दूसरी डेस्टिनी डिस्क जो अभी अभी रखी गई थी, उसके तीव्र अवशोषण के कारण टूट गई थी और एक बार फिर फटने के कगार पर थी। क्या हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए और उसे अवशोषित करने से रोक देना चाहिए? कालराज निराश भाव से सुझाव देने से खुद को रोक नहीं सका। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। हम अथर्वराज ने असमंजस में देखा। कालराज ने कहा, आप डेस्टिनी डिस्क की कीमत और उत्पत्ति जानते हैं। हालांकि व्हाइट रॉक एकेडमी अमीर है, लेकिन यह इस तरह की खपत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे डर है कि अगर यह जारी रहा तो न केवल हम इसे छिपाने में विफल रहेंगे, बल्कि एकेडमी भी दिवालिया हो जाएगी। यह सच है। अथर्वराज ने अनायास ही सिर हिला दिया। डेस्टिनी डिस्क ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें केवल एकेडमी ही डेस्टिनी हॉल से खरीद सकती है। इन्हें डेस्टिनी रिवर से इकट्ठा किया जाता है, जो बेहद शुद्ध और मूल्यवान है। हालांकि स्पिरिट सोर्स बांस जितना मूल्यवान नहीं है, लेकिन वे बहुत पीछे नहीं हैं। इतनी कीमती चीजें, और इस विपिन ने उनमें से 3 को एक ही बार में खा लिया। किसी और को यह असहनीय लगेगा। कालराज ने आगे कहा, एकेडमी के पास पहले से ही कुछ टुकड़े बचे हैं। अगर हम उसे और अधिक अवशोषित करने देंगे तो मुझे डर है कि अन्य लोग अपने ओरिजिन कोर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में सबसे तेज अवशोषक सोनाक्षी और राशि थे, जिनमें से प्रत्येक केवल 10 स्ट्रीम पर था। कई लोग एक स्तर में भी सफल नहीं हुए थे। अगर हम इसे नहीं रोकते हैं तो इस साल का मूल्यांकन लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और परिणामों में अभूतपूर्व अंतर होगा। अब कोई बेहतर उपाय नहीं था। उसे रोकना ही समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका होगा। अथर्वराज ने सिर हिलाया और निर्देश दिया, उसे अकेले मत रुकने दो, अन्यथा यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। इतने सारे लोगों की दिलचस्पी के कारण अगर उसे चुना जाए तो सबसे मूर्ख व्यक्ति भी यह महसूस कर लेगा कि यह युवक कुछ खास है। उस स्थिति में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान को छिपाना वास्तव में असंभव हो सकता है। मैं समझ गया। कालराज ने अपने हाथ हिलाए, आखिरी डेस्टिनी डिस्क को बदल दिया और किसी को 9 ड्रैगन स्तंभों की स्थिति को बहाल करने के लिए कहा। इन कार्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी हथेली को उत्तरी पत्थर के स्तंभ की ओर बढ़ाया, उसे जोर से थपथपाया, जिससे रिकॉर्ड नहीं किया गया 21,000 धाराएं जैसी संख्याएं हिल गईं और गायब हो गईं। इसके बिना भले ही दूसरे लोग अभ्यास करना बंद कर दें, उन्हें विशिष्ट स्थिति का पता नहीं चलेगा। जोखिम का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। सब कुछ तैयार होने के बाद कालराज ने अंततः राहत की सांस ली, आसपास का जायजा लिया और ऊंची आवाज में बोला, अभी अभी 9 ड्रैगन स्तंभों में कुछ समस्या आई थी, जिससे स्रोत ऊर्जा रिसाव हो रहा था। मैंने इसे ठीक करने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। अब से यह सुनिश्चित करने के लिए कि असेसमेंट बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़े, मंच के नीचे अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। सभी लोग कृपया आराम करने के लिए स्टैंड पर वापस आए। क्या अब और अभ्यास की अनुमति नहीं है? तो फिर हम स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को पहले से कैसे जान सकते हैं? ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई खराबी थी, अन्यथा
मैं स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक भी स्तर खोजे बिना इतना लंबा समय नहीं बिता पाता। मंच के नीचे खड़े लोग, जो यह समझने की बहुत कोशिश कर रहे थे, सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अचानक उन्हें इसका एहसास हुआ। अभ्यास शुरू होने से लेकर अब तक लगभग आधा घंटा बीत चुका है। हालांकि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा जो लीक हुई है वह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक भी स्तर पाना असंभव नहीं होना चाहिए। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी प्रतिभा में कोई समस्या है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक खराबी थी। कोई खराबी है। भीड़ के आश्चर्य से अलग विपिन ने भी ध्यान लगाना बंद कर दिया और आंखें खोलते ही वह थोड़ा निराश हो गया। व्हाइट रॉक एकेडमी वास्तव में क्या खेल रही है? यह कल और आज टूट जाती है। यह लोगों को खुशी से अभ्यास कैसे करा सकती है? बहुत गरीब है बेचारी यह एकेडमी। इसे भूल जाओ। दूसरों से इतनी सारी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यह उपकार छोटा नहीं है। जब मेरी ताकत में सुधार होगा तो मैं इसे ठीक करने में मदद करने का एक तरीका खोज लूंगा। भावुक होते हुए उन्होंने देखा कि सभी लोग स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं और वे चुपचाप उनके पीछे चले गए और मंच की ओर देखने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। इस समय अखाड़े में सोनाक्षी, राशि और अन्य अभी भी अपनी आंखें बंद करके अभ्यास कर रहे थे। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाने के कारण पूरे ऊंचे मंच पर एक पतली धुंध छा गई। इसके भीतर शुद्ध शक्ति की भावना छोटे छोटे भटकते ड्रैगन की तरह थी, जो लगातार चक्कर लगा रहे थे। ये जानते हुए कि अवशोषण अस्थायी रूप से असंभव था, देखना जारी रखना निरर्थक था। विपिन ने अब ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने शांति से खुद को देखा, अपनी आत्मा को एक बार फिर विपिन वर्ल्ड में डुबो दिया। अभी अभी खुली नई दुनिया ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 10,000 से अधिक धाराओं को अवशोषित कर लिया है तथा यह पहले से ही पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है। स्वर्ग और पृथ्वी की चारों दिशाओं का विशाल विस्तार रिक्त और अंतहीन है। यह एनर्जी कोर की तरह था। एनर्जी के बिना चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों ना हो, वह साधना में रत्ती भर भी योगदान नहीं दे सकती थी। ऐसा लगता है कि मुझे ओरिजिन कोर को कंट्रोल करने की विधि सीखने की आवश्यकता है। ओरिजिन कोर को मजबूत करने के लिए अगला कदम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हिंसक स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करना था। फिर इसे परिष्कृत और संयमित करने का एक तरीका खोजना था, जिससे परत दर परत शरीर में सुधार हो सके और भविष्य के क्षेत्र स्तरीकरण के लिए तैयारी हो सके। देखो, मिस सोनाक्षी ने पहले ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 21 धाराओं को अवशोषित कर लिया है। जैसे ही विपिन ने सोचा कि मार्शल तकनीकों की खोज कहां करनी है, उसके चारों ओर चर्चा शुरू हो गई। जल्द ही उसने देखा कि 9 ड्रैगन स्तंभों पर सोनाक्षी का नाम पहले स्थान पर था, जिसमें 21 नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था। व्हाइट रॉक सिटी के 100 साल के इतिहास में केवल राजा अथर्वराज ही 22 स्ट्रीम ही अवशोषित कर पाए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस सोनाक्षी यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी। निश्चित रूप से वह पहले से ही 21 धाराओं पर है, इसलिए 22 तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह 5वीं क्लास का ओरिजिन कोर है। अद्भुत। भीड़ का उत्साह देखकर विपिन भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तभी 9 ड्रैगन स्तंभों पर प्रकाश फिर से टिमटिमाया, 21 से 22 में बदल गया। लॉर्ड अथर्वराज के रिकॉर्ड से मेल खाता हुआ और चौथे क्लास के ओरिजिन कोर की 32 धाराओं की ओर बढ़ रहा था। हालांकि क्लास में जितना आगे बढ़ा, यह उतना ही कठिन होता गया। लगभग 1/4 घंटे तक लगातार प्रयास करने के बाद सोनाक्षी की उपलब्धि अंततः 28 धाराओं पर आ गई और आगे नहीं बढ़ सकी। वह 5वीं कक्षा के ओरिजिन कोर में रही, लेकिन उनकी प्रतिभा राजा से काफी आगे निकल गई। जहां तक राशि की बात है, वह भी उतनी ही दुर्जय थी। उसने 27 स्ट्रीम तक का सफर तय किया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कुछ हद तक चिड़चिड़े स्वभाव वाली मिताली भी इन दोनों से पीछे रहने के बावजूद 25 स्ट्रीम तक पहुंचने में सफल रही। वह वास्तव में 5वीं क्लास की टैलेंट थी और उसे व्हाइट रॉक सिटी के 100 साल के इतिहास में शीर्ष में से एक माना जा सकता है। बेशक प्रभावशाली केवल ये 3 ही थे, बाकी ज्यादातर निराशाजनक थे। सिर्फ एक स्तर को ही ग्रहण कर पाए, जो लगभग 80% था।
2 स्तरों को ग्रहण करने वाले शेष 1.5% थे, बाकी 7वीं कक्षा और 6ठी कक्षा के थे। असेसमेंट का पहला दौर समाप्त होने के बाद दूसरा दौर शुरू हुआ। विपिन स्टूडेंट नहीं था और प्रवेश के लिए योग्य भी नहीं था, इसलिए वह केवल ईर्ष्या से आहें भरता रहा। 2 घंटे बाद सभी पंजीकृत छात्रों का परीक्षण किया गया। सोनाक्षी, राशि और मिताली सर्वोच्च प्रतिभा वाले रहे। ओरिजिन कोर असेसमेंट समाप्त हो गया है। इस वर्ष के परिणाम पिछले वर्षों से बेहतर हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक धारा को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है और अपने ओरिजिन कोर को समेकित कर लिया है, वह एकेडमी का शिष्य बन सकता है। बेशक छात्र अपने शिक्षकों को चुन सकते हैं और शिक्षक भी अपने छात्रों को चुन सकते हैं। वे कैसे चुनते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। सभी छात्रों को एक साथ इकट्ठा करते हुए अध्यक्ष कालराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उससे पहले मैं 2 मामलों की घोषणा करना चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया है और डीन उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? यह होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह सोनाक्षी, राशि या मिताली है? मुझे लगता है कि यह मैं हो सकता हूं। तुरंत ही सभी लोग उत्साहित हो गए। कल अफवाहें फैलीं कि डीन ने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को शिष्य बनाने पर विचार किया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह बात सच हो सकती है। एक क्षण में हर कोई यह देखना चाहता था कि यह कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को इतना उत्सुक बना सकता है और उसने किस प्रकार की शक्ति पर महारत हासिल कर ली है। यह कौन हो सकता है? विपिन क्यूरियस होने से खुद को रोक नहीं सका। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।